नमस्कार किसान भाइयों। कृषि ज्ञान के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान सत्यवान जी जुड़े हुए हैं, जो कि दरियापुर कला दिल्ली के रहने वाले हैं। ये प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं। आज की चर्चा में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्याज और गन्ने की सफसली खेती कैसे कर सकते हैं, यह किसानों के लिए क्यों फायदेमंद है, सफसली खेती के दौरान किसान किन बातों का ध्यान रखे, किन किस्मों का चुनाव करे। इन सभी बिंदुओं पे विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। हम सत्यवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं सत्यवान गांव दरियापुर कला दिल्ली का किसान हूं। और सभी मेरे साथ जो किसान भाई जुड़े हुए हैं, सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार। सबको राम राम। सर, आप पिछले कितने सालों से खेती करते आ रहे हैं? खेती तो मैंने, वैसे तो हम पुश्तैनी किसान हैं, दादा परदादा भी हमारी खेती करते थे। लेकिन मैंने 10+2 की थी 88 में। उसके बाद में हम खेती में आए और फिर मैं पूसा संस्थान से और कृषि विज्ञान केंद्र से जब मेरा जुड़ा हुआ, वहाँ से एक दो ट्रेनिंग ली। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ जो हमारे जो पूर्वज थे, जो नेचुरल खेती पहले करते थे, उनसे भी कुछ ज्ञान लिया। तो हमने 2012 में फिर नेचुरल खेती की। और उसकी जो प्रगति थी, जो हमने नर्सरी की लगा लो या खेती की लगा लो, तो वो हमने तब शुरू की थी 2012 से। तो शुरुआती दौर में आप किन किन फसलों की खेती करते थे? पहले हम जैसे गेहूं था, धान था, और गन्ना हमारे पिताजी भी लगाते थे। तो फिर हमने उसके साथ साथ गन्ने के साथ प्याज लगाया, तो उसमें हमारे को दोनों फसलों ने अच्छा मुनाफा दिया। और उसमें हमने बीज की भी जो है चिन्हित किया, कौन सा बीज लगाना चाहिए, किसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, किसकी जो है मार्केटिंग अच्छी है, खाने का स्वाद भी अच्छा है, रोग भी कम आते हैं। तो वो सारी हमने शोध करके अब हम जो है नर्सरी बीज से लेकर और लास्ट तक बिक्री तक, मार्केटिंग तक हमारा अपना काम। अच्छा। तो अभी ये जो प्याज की खेती की शुरुआत आपने कब किया था? प्याज हमने लगाया था, वैसे तो पहले भी लगा लेते थे, लेकिन हमने जो है 2014 में जो है प्याज का अच्छे से किया था। मतलब पहले तो हम परंपरागत तरीके से लगाते थे, तो उसमें जो हमने एक नया किया, एक शोध किया, तो उसके बाद हमें किया 14 के बाद। अच्छा। तो ये जो प्याज और गन्ने की जो सफसली खेती करते आ रहे हैं, तो हाँ जी। शुरुआती दौर में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? शुरू में हमने, जब पहले हमारे पास मार्केट नहीं थी, नर्सरी अपनी नहीं होती थी, कई बार किसान यही मार खाता है, नर्सरी कमजोर मिल गई, रोगों से ग्रस्त ग्रस्त मिल गई, या बीज अच्छा नहीं मिला, तो फिर वहाँ फेल हो जाता है। फिर हमने बीज भी अपना चुना, ये अच्छा बीज है। और फिर उसके बाद में हमने नर्सरी भी जैसे उभरी हुई क्यारियों में, पैसे पहले हम सर प्लान में लगाते थे नर्सरी, तो वो नर्सरी टाइम भी ज्यादा लेती थी और उसका इतना अच्छे से जो ना समस्त नहीं पड़ती थी। अब हम जैसे 3 फीट की चौड़ाई का एक बैंड मेकर हमारे पास, उसी पे नर्सरी लगाते हैं। ट्राइकोडर्मा जैसे सुडोमोनास, हमने जमीन को भी पहले जो है अच्छे से तैयार करना पड़ता है। और फिर हम नर्सरी लगाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि नर्सरी, बीज आपका अच्छा है और नर्सरी अच्छी गुणवत्ता की है, तो आपका आधा काम उसी में हो जाता है। 50% खेती नर्सरी तक हो जाती है, आगे आधा काम रह जाता तो जो नस्लें तैयार करते हैं उसके लिए मतलब मिट्टी मतलब कैसी होनी चाहिए? प्याज की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? है। आज की खेती के लिए हमारी दोमट मिट्टी है, बहुत ही अच्छी है, और पैदावार भी ठीक है उसका, जो है मतलब अच्छे से शाइनिंग बढ़ती है उसकी। बहुत ही बढ़िया हमारी जो है ना पैदावार होती है उसमें, दोमट मिट्टी है। पानी भी अच्छा हमारा नहर से भी है और ट्यूबवेल से भी। तो ये जो नर्सरी आप तैयार करते हैं, तो जैसे और प्रति एकड़ की बात करें तो प्रति एकड़ नर्सरी तैयार करने के लिए बीज दर कितना होता है? हम तो 3 किलो, 2.5-3 किलो में भी 1 एकड़ लगा देते हैं बीज में। लेकिन जो लोग परंपरागत तरीके से नर्सरी डालते हैं, तो 5 किलो सीड में भी कई बार नहीं बन पाती नर्सरी। तो हम जो है उसका अच्छे से हमने एक यंत्र बनवा रखा है, जो बीज भी उसकी दूरी भी तय करता है, इतनी दूरी पे लगाना है।
चौड़ाई भी उसकी, और उसके साथ साथ फिर उसमें जो खाद डालते हैं, फिर मल्च कर देते हैं। जैसे पराली हमारे पास, तो पराली से बीज डाल के उसके ऊपर गोबर का बिल्कुल तैयार खाद डाल के और उसमें फिर मल्चिंग कर देते हैं। जब वो अंकुरित हो जाता है बीज, तभी उसको हम मल्च को हटाते हैं। तो उससे जर्मिनेशन भी बढ़िया होता है और स्वस्थ भी होती है, और नर्सरी जल्दी भी निकल आती है, नमी भी लंबे टाइम तक बनी रहती है मल्चिंग से। तो जैसे बुआई करते हैं तो आप बुआई के मतलब अंतराल कितना होता है, और आपका जैसे आप बता रहे हैं जैसे से कि आप सब फसली खेती करते हैं, तो आपके प्रति एकड़ मतलब मतलब जो कंद है वो कितने लग जाते हैं? क्या बताया सर? जैसे कि आप सब फसली खेती करते हैं तो उसमें बीज दर कितना होता है आपका? अच्छा, उसमें बीज दर, हम जैसे नर्सरी तैयार करते थे 3 किलो में हमारा 1 एकड़ लग जाता है, 3 किलो सीड में। और लगभग मतलब 3 किलो, 2.5 किलो में भी लग जाता कई बार, पर 3 किलो समझो। अच्छा। और जब नर्सरी आप तैयार करते हैं तो उसमें खाद प्रबंधन कैसे करते हैं? खाद, खाद जी। तो सर जो हम हमारा जो तैयार गोबर गैस की सैलरी हमारे पास, जी। उस, उसी से हम खाद तैयार करते हैं। और उसको छान करके अच्छे से उसमें ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास मिला देते हैं 20-15-20 दिन पहले, और फिर उसी से हम बीज को ऊपर से ढकते हैं। तो उसी में मेरी नर्सरी लगभग तैयार हो जाती है, 1-2 बार हम जीवामृत चलाते हैं। अच्छा। खेतों में प्लांटेशन का जो उचित समय जो होता है, उचित समय कौन सा होता है? हमारा जो हरियाणा और दिल्ली की जलवायु है, इसमें जनवरी का बहुत ही अच्छा समय होता है। फर्स्ट वीक, जनवरी का जो पहला हफ्ता होता है, उसमें बहुत ही अच्छा समय होता है प्याज के लिए। अच्छा। हाँ। आपका प्याज लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाता है प्लांटेशन के बाद से? 4 महीने लेता है सर। 4 महीने तक। और आप जो प्याज की जो खेती कर रहे हैं, रबी और खरीफ दोनों सीजन में करते हैं या फिर रबी में करते हैं? नहीं, हम ज्यादातर रबी में ही करते हैं, खरीफ में थोड़ा बहुत लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ धान की ज्यादा होती है, तो पानी का जल भरा होने के कारण फिर उस टाइम पे हम 1-2 खेत हमारा जो ऊपर है उसी में लगाते हैं, ज्यादा नहीं लगाते, 1 आध एकड़ लगाते हैं। इसमें हम 14-15 एकड़ तक लगा लेते अच्छा। हैं रबी। यदि जैसे कि आप प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन जो है लगभग कितना चला जाता है प्रति एकड़ फसली खेती के दौरान? मेरा पिछली बार 300, मतलब 120 क्विंटल से 130 क्विंटल 1 एकड़ में प्याज निकला था, जिसमें बीच में गन्ना भी था। अच्छा। हाँ जी। अगर लागत की बात करें हाँ जी। और तो इसमें लागत लगभग कितना लग जाता है आपकी प्याज की खेती में जो प्रति एकड़? हम जो हम प्राकृतिक करते हैं उसमें थोड़ा मजदूरी का थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें नड़ाई हमने 2 बार करवानी पड़ती है। तो नड़ाई गुड़ाई का थोड़ा आज लेबर की दिक्कत भी है, और मिलती भी नहीं कई बार, तो उसमें थोड़ी परेशानी है। बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं है। हम उसमें जो है लगाने के बाद में और बेड निकालते हैं 3 फीट का, और 3 फीट पे ऊपर तो लगाते हैं प्याज, उसकी नाड़ी में लगाते हैं गन्ना। गन्ना हम लगाते हैं फरवरी में, प्याज लगाते हैं जनवरी में। अच्छा। यदि गन्ने की बात करें हम, जैसे सब फसली खेती में आप गन्ने का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गन्ने की कौन सी किस्म की खेती करते हैं आप? 119 नंबर है, करनाल की है, हरियाणा की वैरायटी है। और ये जूस में हमारा गन्ना ज्यादा बिकता है और चूसने में, तो ये उसके लिए सबसे बढ़िया वैरायटी है आज तक की, क्योंकि इसका जूस 20 मिनट तक जो सफेद रहता है वो काला नहीं पड़ता। और गन्ना अगर हम लेते हैं तो उसका जूस जो है काला पड़ जाता है, और जूस वाला उस गन्ने को कम खरीदता है। इसलिए 19 नंबर की पकड़ ज्यादा है, चूसने में भी नरम है और पैदावार वजन में भी अच्छा, तो हमने यही चुना है। तो जैसे और गन्ने और प्याज की जब आप खेती करते हैं तो विशेष रूप से आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इसमें जो हम प्याज लगाते हैं, प्याज में एक बीमारी आती है थ्रिप्स की। तो थ्रिप्स के लिए हम फवारा सिस्टम से पानी देते हैं। फवारे सिस्टम से जो ऊपर से पानी चलता है, तो थ्रिप्स के एक का दो का थ्रिप्स होगी तो वो ज्यादा नुकसान नहीं करती।
और उसमें हम जो है ना उससे ही निजात मिल जाती है। और जब सीजन पर अगर आप लगाएंगे, जैसे जनवरी के पहले वीक में लग गया, तो गर्मी जब बढ़ती है तो थ्रिप्स की ज्यादा अटैक होता, तब तक कंद बन जाता है। और अगर थोड़ी बहुत ज्यादा दिक्कत है, हम फिर उसमें ट्रम्प लगाते हैं, फेरोमोन जो आते हैं ना आजकल, उससे चिपक जाता है थ्रिप्स वगैरह, तो उसका भी हम यूज कर लेते हैं, तो उससे भी काफी राहत मिलती है। आपका गन्ना जो है फसली खेती में प्रति एकड़ कितना उत्पादन हो जाता है? गन्ना हमारा 400, मतलब समझो 400 क्विंटल तक हम निकालते हैं। अच्छा। जैसा कि आपने बताया कि मतलब आपकी ज्यादातर जो है मतलब मिल पे ना जाके, जैसे कि गन्ना पेराई करने वाले जो लोग हैं या फिर जो मार्केट में ऐसे छोटा छोटा ब्रेक करके जो बेचते हैं, रस जो बेचते हैं वो लेते हैं, तो आप कितने रुपए क्विंटल तक बेच देते हैं आप? पिछली बार तो गन्ना 1200 रुपये क्विंटल तक बिक गया था, क्योंकि लू लंबे टाइम तक गर्मी पड़ी थी, तो जूस वाले की बहुत ज्यादा डिमांड। अच्छा। लेकिन नॉर्मल भी हमारा 700-800 रुपये क्विंटल बिकता है। जैसे उसमें भी फरवरी में ज्यादा इसकी, जैसे गर्मी बढ़ती है तो जूस वाले की डिमांड आ जाती है। और चूसने में भी जैसे कोई रिक्शा वाले लेके जाते हैं हमारे से, तो उसमें भी हम उनको भी बेचते हैं। और पर पीस के हिसाब से मेरे खेत पे, जैसे हम दिल्ली के किसान हैं तो आसपास गन्ना होता नहीं, तो वैसे भी बहुत बिक जाता, 1000-1500 रुपये की रोजाना परचून में भी बिक्री हो जाती है। और गर्मी में हम अपने खेत पे भी जूस की मशीन लगाते हैं, और हम खुद भी, जैसे एक लेबर है वहीं पे हमने जो है पुदीना लगा रखा है, वहीं पे गन्ना है। और वहीं पे जो हमने अब अभी तैयार नहीं है लेकिन कुछ नींबू के पेड़ भी लगाए, मॉडल तैयार किया है। जब हमारे पास ग्राहक आए तो हम उसी के सामने ऑर्गेनिक गन्ना और पुदीना और डाल से नींबू तोड़ करके उसको अच्छे से जब जूस पिलाएंगे, तो मेरा ये मानना है एक ग्राहक की संतुष्टि करेंगे तो 10 ग्राहक वही बना के देगा, भाई उस तरफ जाना तो जूस जरूर पी लेना, गन्ने का बहुत ही अच्छा जूस है। तो इस तरह से हम अब आगे एक मॉडल और तैयार कर लें। बाकी गन्ने का जूस तो हम पीते हैं खेत पे ही। तो जैसे आप गन्ने की अपनी सोइंग कब करते हैं और कब से कटाई शुरू हो जाती है और कब तक होती है? गन्ना हम जैसे अब प्याज लगाएंगे जनवरी में, और हम कुछ ट्रे में भी कुछ तैयार करते हैं नर्सरी, और फिर गन्ना हम लगाएंगे फरवरी, 14-15 फरवरी के आसपास, जैसे ही गर्मी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर जनवरी में हम साथ में गन्ना लगाते हैं तो उसकी जर्मिनेशन कम आती है, क्योंकि ठंड ज्यादा होती है, और कुछ उसके जो है मर जाते हैं। उसकी वजह से हम फरवरी में गन्ना लगाते हैं। और फरवरी में कुछ गन्ना हम नर्सरी के रूप में भी तैयार कर लेते हैं, अगर कहीं कोई पौधा मर जाता है तो नर्सरी वाला उसको मतलब वहीं पे लगा देते हैं, जहाँ पे कहीं किसी कारण से कोई नहीं निकल पाया, तो उसकी भरपाई कर देते हैं। और हार्वेस्टिंग कब से होने लगता है? गन्ना जी। गन्ना हाँ, गन्ना हमारा वैसे तो हम दिवाली, जैसे अब दिवाली है तो दिवाली पे इसका गोवर्धन पूजा पे काफी बिक्री होती है। छठ पूजा अब आएगी, ये एक त्योहार है, इसमें भी बहुत गोले समेत गन्ना बिकता है, तो उसमें भी अच्छे पैसे बनते हैं। और बाकी हमारा ज्यादातर तो फरवरी के टाइम में बिकता है, क्योंकि उस टाइम पे जूस की मार्केट ज्यादा होती है, तो जूस वाले को ही हम बेचते हैं उसमें जो है। और उसके अगोड़े से मेरी गायें हैं फार्म पे, उसका काम चलता है। और मैंने सर सबसे बड़ा जो अब मार्केट तैयार की है उसकी सिरके की, सिरका वेनिगर। बीच में फोन आ गया था। जी। हाँ, एक फोन आ गया था बीच में। तो जी। हमने जो है ना सिरका तैयार। सर कैमरा ऑन कर लीजिए आप। हाँ जी। कैमरा ऑन कर लीजिए आप। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ जी। तो सिरका तैयार किया था हमने, और उस सिरके में जो है हमारे को अच्छे पैसे में मिले। जैसे 1 क्विंटल गन्ने में लगभग 45 लीटर रस निकलता है, और उसमें 40-42 लीटर सिरका तैयार हो जाता है। और जो मेरा छोटा प्याज है, जिसको कम रेट में लेते थे या आनाकानी करते थे, सिरका और वो प्याज हमने अच्छे अच्छे होटलों में उन दोनों का यूज था, हमने देखा, तो वहां पर हम बेचते हैं, उसकी पूरी पेमेंट भी मिलती है। और 1 क्विंटल गन्ना किसान 4000 रुपये का बेच सकता है सिरका बना के, क्योंकि 40 लीटर अगर सिरका तैयार हो गया, 100 रुपये लीटर
मेरे खेत पे ही जो यहीं से उठा ले जाते हैं सिरके को, तो ये भी एक अच्छी इनकम है। अभी हमने इसकी मार्केट आस्ता आस्ता, पीछे तो हमने जो है शुरू किया था तो शुरू में थोड़ा कम था, अब हमारी मार्केट अच्छी बन गई इसकी। अच्छा, जैसे कि आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो जो प्याज जो है उसकी जो कीमत है, जो मार्केट में मंडी में जो रेट होता है वैसा ही मिलता है या फिर कुछ आपको अधिक मिलता है, जैसे आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो? नहीं सर, उसका अलग से मिलता है, और हमारा बीज भी अलग से है, उसका खाने का स्वाद भी अलग से है। और उसमें हमने पीछे जो है मार्केट से कोई मतलब नहीं है, हमारा जो है अपना रेट होता है। और हम कम से कम भी 150-60 जो परिवार हैं रोहनी में हैं, इधर हैं जो दिल्ली के, उनके हम फैमिली फार्मर हैं। और वो हमारे से ही जैसे कुछ लेना है जो हमारे पास होता है, वो सीधा चावल है हमारे से लेके जाएंगे हम, और गेहूं हमारे से लेते हैं, और जैसे प्याज है, आलू भी मैंने लगा रखा है तो आलू भी हमारे से लेके जाएंगे। तो उसमें जो है हमारे को रेट मार्केट से ज्यादा मिलता है। पिछली बार मैंने जो है 30 रुपए किलो सीजन पे निकाला था, फिर कुछ स्टॉक किया था तो स्टॉक के बाद में और महंगा हो गया था प्याज। तो 120 क्विंटल भी अगर प्याज निकलता तो 3,60,000 रुपए का तो हमारा लगभग प्याज हो गया। और उसी के साथ में जो है, अगर गन्ना हम बेचते हैं तो 2.5-3 लाख रुपए का गन्ना भी हो जाता है, तो दोनों मिलाकर हमारे 6 से 6.5 लाख रुपए साल में, इसमें खर्चा अलग रह गया, तो दोनों का बन जाता है प्रति एकड़? प्रति एकड़। जी। तो ये जो प्याज जो है अधिकतम आप कितने रुपए के किलो तो बेचे हैं आज तक अभी? अभी 60 रुपए किलो बेच के मैंने खत्म कर दिया सर। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट से भी कोई सहायता मिली है? हाँ, नहीं मिलती है, उससे भी मिल रही है। जैसे पीछे भी वो भी है, और हम अपने फार्म पे ट्रेनिंग भी, पीछे हमारे पास जो है 75 बच्चे अब आए हुए थे जो बीएससी एमएससी पूसा संस्थान में कर रहे हैं, वो 2 गाड़ी भर के आई थी, और उन्होंने नेचुरल फार्मिंग किस तरह की जाती है, गोबर गैस प्लांट है, हमारा सेटअप है, वो पूरा हमारे फार्म पे जो है उन्होंने देखा और हमारे से सीखा। और भी कई जो हैं, हम ट्रेनिंग महीने में एक ट्रेनिंग छोटी करते हैं, 10-20 किसान आते हैं, तो उनको हम बताते रहते हैं भाई इस तरह से आप करोगे तो अच्छे पैसे भी कमाओगे। और नर्सरी भी मेरी जो है अब 2 एकड़ में जो है लगभग तैयार हो जाएगी, अब डाल दी हमने, तो नर्सरी का भी काम है मेरा, सब्जियों का। अच्छा, बीच में आपके प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ फोटो आपकी काफी वायरल थी। इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने जो वीडियो डाला था उसमें भी आप दिखे थे। तो हाँ जी, हाँ जी। उस दौरान आपकी क्या चर्चा हुई थी? माननीय प्रधानमंत्री जी से 109 जो बीज पूसा संस्थान ने जो उनका वो किया था, तो उसमें हम भी वहाँ जा रखे थे, कुछ किसान थे। तो उस दिन बहुत ही अच्छा हमारा वो रहा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का, और शिवराज चौहान जी तो हमारे साथ ही थे पूरा दिन, तो दोनों मंत्रियों से जो हमारे को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बीजों का उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे से पूछा, भाई जो बीज नए पूसा संस्थान ने किसानों के लिए निकाले हैं, ये किस तरह से आप इनका लाभ उठाओगे, किस तरह से आप इन पर विश्वास करोगे भाई ये। तो मैंने भी अपना अनुभव, और प्रधानमंत्री तो बहुत ही अनुभवी हैं, उन्होंने, उनका स्वभाव बहुत ही सरल स्वभाव, कोई पद का मद नहीं, बहुत ऐसे हमारे से घुल मिल गए थे। जैसे कि छतरी आपने देखा होगा, मेरा जो वीडियो था, छतरी प्रधानमंत्री लिए हुए हैं और मैं और शिवराज चौहान बराबर में है, तो मैंने 2 बार आग्रह किया सर से कि छतरी मेरे को दे दो, बोला नहीं नहीं मैं पकड़ के रखी है, और उन्होंने छतरी खुद पकड़ के रखी। और उन्होंने, जैसे हम किसान हम तो जानते हैं, लेकिन और किसानों के लिए एक अच्छा मैसेज दिया कि भाई ये बीज जो नए निकाले हैं इनको पहले आप थोड़े एरिया में लगा के देखें, एकदम पूरी फील्ड में ना लगाएं, पूरे खेत में ना लगाएं, तब ये अपने जो बताया है इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, क्लाइमेट से जो जलवायु आजकल अप डाउन हो रही है उससे लड़ने की क्षमता है, इनकी पैदावार अच्छी है, इनकी मार्केटिंग है या नहीं। फिर आप अगर इस इनको अच्छा समझो तो अपनी खेत को बढ़ाना, पहले थोड़े एरिया में लगा के देखना, अगर उनका ठीक आपको रिजल्ट मिले तभी आप अपना खेत बढ़ाना। जी। अच्छा, अगर कोई किसान अगर प्राकृतिक खेती की शुरुआत करता है तो हाँ जी। किन बातों का ध्यान रखे? देखिए, प्राकृतिक खेती जो है शुरू में मैं तो ये कहता हूँ कि गायें जरूर ले, वो पशुपालन होना चाहिए, क्योंकि जो है उसमें गौमूत्र है, गोबर है, इसका ज्यादा रोल रहता है।
और यहाँ किसान साथियों से मैं कहूंगा कि यहाँ एक बात समझने की है, कृषि और गोपालन दोनों साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि कृषि के बगैर गोपालन और गोपालन के बगैर कृषि अधूरी है। जैसे बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी, बलराम हल चलाते, श्री कृष्ण गौ चराते। और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में भी कहा है कि कृषि और गोपालन दोनों धनोपार्जन के कार्य हैं। अर्थात प्राचीन काल में कृषि और गोपालन दोनों हमारी आय के और हमारी अर्थव्यवस्था के आधार रहे हैं। इसी के बल पर भारत विश्व गुरु बना और सोने की चिड़िया कहलाया। तो हमने पशुपालन साथ में लेना चाहिए। गोबर गैस प्लांट मेरे पास है, उसका भी बहुत ज्यादा मतलब जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे जो मीथेन निकलती है मेरे उसका भोजन बन जाता है लेवर का और गाय का दलिया वगैरह। और उससे जो सलरी निकलती है वो जैविक खेती के लिए रामबाण है। और सूक्ष्म जीवाणु, जैसे हम जीवामृत बनाते हैं, इसमें यही तो है सर। सूक्ष्म जीवाणुओं को मल्टीप्लाई करके जो हमने केमिकल डाल के अपने खेत से मार दिए, उनको दोबारा से हमने करना है। और जैविक खेती का सीधा सीधा अर्थ है कि जीवों के लिए जीवाणुओं द्वारा प्राकृतिक घटकों की सहायता से की जाने वाली जीवनदायिनी कृषि को ही जैविक खेती कहते हैं, प्राकृतिक खेती कहते हैं। यह जाति धर्म संपदा से उठकर केवल जीव मात्र का उपकार करती है। अच्छा, तो अभी आपके पास डेयरी पशु में जैसे कितने कौन कौन सी नस्ल की गायें हैं और कितनी हैं अभी? अच्छा जी, मेरे पास साहिवाल नस्ल है सर, और थार पारकर भी है, दो नस्ल हैं। तो और मेरे पास अब 10 है पशुधन, जैसे गायें हैं। और मेरे खेत पे ही है, खुली रखते हैं हम गाय। और वहीं पे गोबर गैस प्लांट है, क्योंकि चारा भी वहीं है, गोबर का यूज भी वहीं है। और जब हम घर पे गाय रखते थे और खेत पर गोबर निकालने में परेशानी, चारा वहां ले आने में परेशानी, तो मैं वहां पर जो रखी है तो उसका भी एक बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि आप खेत पर गाय रखेंगे तो आपको आधे परिश्रम में ही सारा काम हो जाएगा, ज्यादा परिश्रम करने की। अच्छा, जैसा कि आपने बताया आपका जो मंडीकरण है काफी मतलब आपने एक वक्त दिया है और आपका सरलता से हो जा रहा है। यदि अन्य कोई किसान जैसे अगर प्राकृतिक तरीके से खेती करता है तो मंडीकरण के लिए वो शुरुआती दौर में किन बातों का ध्यान रखे और कैसे मंडीकरण कर सकता है? देखिए, पहले मैंने जैसे बीच में बताया कि आप एक ग्राहक की संतुष्टि करोगे तो 10 ग्राहक वही बना के देगा। और मैं हमेशा अपने उद्बोधन में कहता हूं कि जब तक किसान ने कस्सी उठाई है किसान नहीं बचेगा। साथ में तराजू भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि तराजू उठाने वाला 2 घंटे में डबल करता है, किसान को 6 महीने लग जाते हैं, मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। उगाना नहीं, बेचना भी सीखना। जब बेचना सीख लेगा तो किसान कभी घाटे में नहीं। और हमने जब शुरू में थोड़े से शुरू करें, मैं ये नहीं कहता आप जैसे आप 10 एकड़ कर रहे हैं तो 1 एकड़ से शुरू करें, आप 5 एकड़ कर रहे हैं तो आधे एकड़ से शुरू करें, लेकिन शुरू जरूर करें। और आज मार्केट में इतनी इनकी जरूरत है कि ये उत्पाद हम पूर्ति नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम तो खैर दिल्ली में मार्केट है ये तो मानते हैं, कई बार जो आसपास के किसान हैं उनके लिए भी हम मार्केट देते हैं। क्योंकि किसी भाई के पास जैसे बाजरा मैं नहीं लगाता, बाजरा के मेरे 2-3 जैविक जो प्राकृतिक किसान है उनसे मैंने बाजरा लेके अपने जितने भी मेरे जो है मेरे ग्राहक हैं उनको मैंने बाजरे की उपलब्धता करवाई, उनका बाजरा बाजरा बिक गया और उनका काम हो गया। तो इस तरह से हम एक दूसरे का भी सहयोग करते हैं। अच्छा, अभी आप कुल कितने रकबे में खेती कर रहे हैं? कुल हम 40-42 एकड़ में कर रहे हैं। जो मेरी अपनी पुश्तैनी जमीन है उसमें हम प्राकृतिक तरीके से शुरू की है, पहले जैविक करते थे, आस्ता आस्ता हमने उसमें थोड़ा फेरबदल किया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आस्ता आस्ता हम जैसे हमारी मार्केट बढ़ रही है तो हम उस जमीन का भी स्वास्थ्य दूसरी का भी ठीक करके उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन समस्या ये आती है, जो ठेके की जमीन है वो कई बार आप स्वास्थ्य उसका ठीक करते हैं, फिर दूसरा कोई 1,000 रुपये 2,000 रुपये ज्यादा लगा करके उसको ले लेता है, वह किसान थोड़ा दिक्कत में आता है। तो उसमें एग्रीमेंट लंबा होना चाहिए, क्योंकि आप 2-3 साल तो आपको जमीन का, 3 साल तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुधारने में लग जाएंगे, फिर दूसरा कोई ले लेगा तो आप जो है झटका लग जाएगा किसान। तो जैसे कि 40 एकड़ में लगभग 5 एकड़ में आप फसली खेती कर रहे हैं, गन्ने और प्याज की। 2 एकड़ में आपने प्याज की नर्सरी तैयार कर रखी है। इसके अलावा और किन किन फसलों की खेती की है अभी आप? आलू भी किया है। आलू का रकबा कितना है सर? एक एक एकड़ है सर। अच्छा। हाँ जी। हाँ। फिर इसमें सर लेबर की ज्यादा समस्या आती है ना, अगर हम मान लें इसको थोड़ा बढ़ाते भी हैं तो इसमें हम जैसे दूसरी खेती में तो पेंडामेथिलिन लोगों ने लगा दी तो खरपतवार से निजात मिल गई, लेकिन इसमें तो हमने नड़ाई गुड़ाई सारा काम करना पड़ता, तो लेबर की बड़ी समस्या होती है, लेबर।
जो है कई बार मिल नहीं पाती। आजकल लेबर की समस्या हर जगह होगी शायद। अच्छा। निसंदेह आज की चर्चा में आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप अपने अनुभव के आधार पर जो कृषि ज्ञान के जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर किसी भाई को मेरा आप नंबर दे सकते हैं, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। कोई किसान अगर मेरे से, कई बार ऐसा है समय नहीं हो पाता, हम नहीं फोन उठाते, तो हम बाद में उसको कॉल करके पूछते हैं भाई क्या दिक्कत है। और हम किसान एक दूसरे से अपने अनुभव, अपने बीजों का हम बताएं भी, ये बीज लगाना चाहिए, इस बीज में अच्छा पैदावार भी है, रोग भी कम आते हैं, इसकी खाने का स्वाद भी अच्छा है। तो हम किसानों को जो है यही मैसेज देंगे, आप जैविक करें, थोड़ा शुरू करें पहले। आप जो है एक आध एकड़ से शुरू करें, लेकिन करें जरूर। सत्यवान जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही आगे भी जुड़े रहें और हम हमसे जो किसान भाई जुड़े हुए हैं उनको ऐसे ही आप जो महत्वपूर्ण जानकारी है मुहैया करवाते रहें। इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और अतिरिक्त जानकारी मैं देना चाहूंगा कि विगत वर्ष कृषि जागरण ने उस IRI मैदान में MFI का आयोजन किया था, मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड। और इस वर्ष इसका आयोजन जो है 1 से 3 दिसंबर तक होगा, जिसमें देश भर के किसान जो है आएंगे, उनको जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आपके जैसे ऑर्गेनिक फार्मर जो जो नेचुरल फार्मर जो है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें। पिछली बार जो है 15 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था, लेकिन इस बार जो है 300 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा। तो उसके लिए गूगल पे जाके MFOI सर्च करेंगे तो वेबसाइट आएगी, वो जो कि 12 भाषाओं में है। तो अपने कैटेगरी के अनुसार किसान भाई जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि शॉर्ट लिस्ट होंगे तो कृषि ज्ञान के दौरान उनको आमंत्रित किया जाएगा और वहीं पूसा IRI मेला मैदान में उनको सम्मानित किया जाएगा। तो इसी के साथ सर मैं इस चर्चा को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। कृषि ज्ञान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।